नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशीर सिंह। दुनिया के मानचित्र पर भारत की ख्वाहिश है कि वो कारोबारियों के लिए सुगम और सुलभ माहौल प्रदान करने वाले देश के रूप में एक अलग पहचान बनाए। इसका असर भी अब दिखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 सर्वे में 14 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए 63वें स्थान पर भारत पहुंचा। वर्ल्ड बैंक का सर्वे 190 देशों के कारोबार करने की परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जारी हुआ है। वही भारत के विभिन्न राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रैंकिंग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें हरियाणा ने 16वां रैंक हासिल किया है, जबकि पिछले साल की रैंकिंग के मुकाबले हरियाणा 13 पायदान फिसल गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह रैंकिंग जारी की है। इस सूची में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया है, झारखंड पांचवां, छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर रहा है, हिमाचल प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, राजस्थान 8वें, पश्चिम बंगाल 9वें और गुजरात 10वें स्थान पर रहा। दिल्ली को 12वां स्थान हासिल हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है। राज्यों को रैंकिंग कई मानकों पर आधारित होती है, जैसे कि निर्माण के लिए अनुमति, श्रम की नियमावली, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता, एकल खिड़की प्रणाली, ये प्रमुख मानक हैं। आज हरियाणा की रैंकिंग के 13 पायदान के फैसलों पर बात करेंगे। कुछ सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या सवाल है पहले आपको दिखाते हैं। रैंकिंग में निवेश पर कितना असर पड़ेगा? जो हरियाणा की रैंकिंग है, जो 13 पायदान फिसली है, इस पर कितना असर पड़ेगा? हरियाणा के युवाओं का सपना साकार कैसे होगा रोजगार का? घरेलू और विदेशी निवेश के लिए प्लानिंग क्या है? कारोबारियों की उदासीनता की वजह क्या रही? रैंकिंग में 13 स्थान क्यों फिसला हरियाणा? बड़ा सवाल है। पिछले बार के मुकाबले इस बार 13 पायदान खिसक गया है नीचे, वजह क्या मानी जाए इसकी? और एक बड़ा सवाल यह भी, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। निजी क्षेत्र में 75% जो रोजगार है वो हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित, तो इसको लेकर लगातार बात होती है। और कारोबारी जो है वो निवेश के लिए कितने तत्पर नजर आएंगे इस रैंकिंग को देखकर हरियाणा में, ये अहम सवाल है। रोजगार बड़ा मसला है। सरकार भी चाहती है कि प्रदेश में रोजगार का एक हब तैयार हो, लेकिन जो इस वक्त रैंकिंग आ रही है उस रैंकिंग के चलते कहीं ना कहीं निवेशकों को दिक्कत हो सकती है, चिंता हो सकती है। और इसमें सत्ता पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, वो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय मैं आपसे कराऊंगा। अगर आपके मन में भी से जुड़ा कोई सवाल है तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आप अपना जो है सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मंच आपका अपना है। और एक खास बात और आपको बता दें कि ये जो मेहमान है ये भी आपके अपने मेहमान है, क्योंकि मंच आपका है तो मेहमान भी आपके हैं। इसलिए मेहमानों से अगर आपको बात करनी है तो आप बहुत तमीज के साथ, लहजे के साथ बात करेंगे। आपको जो भी सवाल पूछना है, अपने तरीके का सवाल पूछना है, रोजगार को लेकर सवाल पूछना है, रैंकिंग को लेकर सवाल पूछना है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से, सभ्य तरीके से सवाल पूछें, ये आपसे गुजारिश है। क्योंकि ये मंच हमने आपके लिए तैयार किया, हम तो सिर्फ माध्यम है, आपका मंच है, आप सवाल पूछेंगे। दीपकमल सहारण है, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। दीपकमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपकमल जी, पहले सवाल आपसे, रैंकिंग को लेकर बात हो रही है। तीसरा स्थान था पिछली बार हरियाणा का, लेकिन इस बार 13 पायदान खिसक गया नीचे, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए शमशेर, अच्छी बात है कि आपने शुरुआत में ही जो मूल बात है उसको रख लिया ताकि हम अपनी बात रख पाए। और मैं ये कहूँगा कि ये खबर फास्ट का आपका ही मंच है, जिसके जरिए हरियाणा के लोगों को ये पता चलना चाहिए जी कि ये जो रैंकिंग है ये 2019-20 की नहीं है, ये 2020-21 की नहीं है, ये 2018-19 की रैंकिंग बिल्कुल है। और 2019 के जून तक इसका सर्वे हुआ है, यानी कि अप्रैल, मई, जून 2019 में इसका सर्वे हुआ है जी। अगस्त में इसकी रिपोर्ट फाइनल हुई है, यानी कि इसके लिए जो वेरिफिकेशन होती है, जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग प्रूफ देने होते हैं उसके साथ, वो अगस्त 2019 तक हुए हैं। और उस रिपोर्ट को कल या परसों जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया है। यानी कि इसके अंदर उन कारोबारियों का फीडबैक लिया गया है जिन्होंने हरियाणा में 2018 अप्रैल से लेके और
मार्च 2019 तक निवेश के लिए आवेदन किया या कोशिश किया, फैक्ट्री लगाने के लिए आवेदन किया, जमीन खरीदी, बिजली की सप्लाई के लिए अप्लाई किया, बाकी रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। तो ये उन कारोबारियों के फीडबैक पर अप्रैल मई जून 2019 में किया गया सर्वे है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में कम से कम हरियाणा के लोग और आप सभी, हम सभी ये बात पहले जान लें कि हम 2019-20 की बात नहीं कर रहे हैं, 2020-21 की बात नहीं कर रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले और उससे पहले के समय की बात है, ये तब के बारे में है। तब की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, उसी के नेतृत्व में हरियाणा ने तीसरी रैंकिंग हासिल की थी और उसी दौरान का ये सर्वे है जिसके अंदर 16वीं रैंक आई है। तो उसके 8 घटक होते हैं जिनके आधार पर DPIIT जो है वो देश का वो सर्वे करता है। उन 8 घटकों के आधार पर, उन 8 फैक्टर पर जज करता है सभी राज्यों को। उनके हिसाब से हम उसकी परसेंटेज डिसाइड होती है कि जिसमें सबसे अच्छी सुविधाएं उसको 100% और उसके कंपेरिजन में बाकी सब चीजें। ये विस्तार से इसका सर्वे किया जा रहा है, इसका एनालिसिस किया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा गलत फीडबैक मिला है हरियाणा के बारे में। और क्योंकि अच्छी बात यह है कि हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल प्रमोशनल पॉलिसी है, जिसका नाम है एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल पॉलिसी, और उसकी परसों एक बैठक भी हुई थी, 1 अक्टूबर से लागू होगी। वो अपने अंतिम चरण में है, उसकी 1-2 बैठकें और होनी है सितंबर के महीने में। तो अच्छी बात है कि ये पहले आ गई है, उसका फीडबैक जो है वो इस प्रमोशनल पॉलिसी के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा और उन फैक्टर्स के साथ 1 अक्टूबर 2020 से नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। जी दीप कमल जी, चर्चा को आगे में बढ़ाएंगे और बामल जी आपके पास भी आ रहा हूँ। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए जगाधरी से, नीरज। नीरज, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, बोलिए। मैं जेएसबी सर और कांग्रेस का प्रवक्ता दोनों सर को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मेरे सवाल इन दोनों सर से हैं कि मेरे इस बात का जवाब भी आपके मन से मिलना चाहता हूँ कि सर मैं हरियाणा का युवा हूँ और मुझे रोजगार मिला है, PN का काम है मेरा प्राइवेट स्कूल में, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन मेरी सैलरी इतना कम है कि मैं घर का खर्चा नहीं चला पा रहा। मेरा सरकार से विनती है कि कम से कम प्राइवेट जितने भी कॉलेज है उसमें PN माली की कम से कम 16-17 हजार रुपए आप शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर बनाया है वो लागू करे, ताकि हमें जो रोजगार मिल रहा है उसमें उन्हें अच्छा पैसा मिले, हम अपने घर का खर्चा चला सके। रोजगार हमें मिल रहा है लेकिन पैसा हमें मिल नहीं रहा है इतना, हमारा घर का खर्चा चल नहीं रहा। मेरा इनसे अब ये सवाल है कि इस बात पर क्या जवाब देते हैं। जी शुक्रिया नीरज, सवाल पूछने के लिए। मैं दीप कमल जी से सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले बामल साहब, ये समस्या सबकी है, रोजगार की किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर उसको PN की नौकरी मिलती है और 10-12 हजार रुपये गुजारा करना बहुत आसान काम नहीं होता। कई बार नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी समस्या को हमने कई बार उठाया है, लेकिन इनको अभी तक इसका हल मिला नहीं है और ऐसे कई सारे लोग होंगे। बामल साहब आपसे जानेंगे, जो पहले तो यही जान लेते हैं आपसे कि जो ये हरियाणा का जो रैंक है ये पिछली बार के मुकाबले इस बार 13 पायदान पीछे चला गया, इसमें कांग्रेस को क्या वजह नजर आती है? इसमें जी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ था हरियाणा में और 2014 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी इंडस्ट्रीज या पॉलिसी नहीं लेके आई कि जिससे हरियाणा में बच्चों को रोजगार मिले, नए रोजगार क्रिएट करें। किसानों के लिए कोई ऐसी नीति नहीं लेके आई जिससे कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, तो ये बेरोजगारी की समस्या और GDP की समस्या आनी वाजिब थी। आप देखिए कि शुरू से ही जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, सिर्फ मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, और भी स्टेट्स हैं बहुत, हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी का एक नारा था कि जितनी भी उनकी फॉरेन की विजिट थी कि मैं विदेशों से इंडस्ट्रीज लेके आऊंगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। जब ये कुछ नहीं कर पाए, बजाय कि इन्होंने देश को कर्जदार कर दिया और उसके बाद एक नारा दे दिया कि वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब आप बाहर से कोई चीज, कोई ऐसी कंपनियां नहीं लेके आए जिससे हिंदुस्तान के या किसी स्टेट के लोगों को रोजगार मिले, तो इस तरह के झूठे लोग लुभावन वायदे करके ये सत्ता में आए। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, यदि मैं घोटालों का जिक्र करूं, जो सरकार
सिर्फ घोटालों के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ जनरल कांस्टेबल की ड्यूटी के बारे में, फिर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फिर लिकर घोटाला हुआ, फिर राइस स्कैम हुआ, फिर रोडवेज किलोमीटर घोटाला हुआ। तो आप देखिए कि इतने घोटाले, फिर माइनिंग स्कैम का घोटाला हुआ, और उसके बाद एक पैडी का घोटाला हुआ जो चीफ मिनिस्टर के करनाल का है प्रॉपर। तो सीएजी की रिपोर्ट आई कि जो ठेकेदार है उनसे 1471 करोड़ की रिकवरी करनी थी। 1471 करोड़ रुपए की माइनिंग डिपार्टमेंट ने रिकवरी करनी थी, इसकी रिकवरी नहीं हुई, और इस तरह माइनिंग डिपार्टमेंट को 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा कुमारी ने बार बार ज्ञापन दिए, प्रोटेस्ट किया कि आप इनकी इंक्वायरी कराओ, स्कैम के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आज जो जेजेपी के प्रवक्ता है सारण जी, इन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया कि ये उस पीरियड की जीडीपी है या इसकी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी अच्छी पोस्टें हैं वो दूसरी स्टेट से ऑफिसर वहां आए हैं, कुछ डेपुटेशन पे हैं, कुछ अदरवाइज है। तो जो हरियाणा के लोगों का जो हक था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जब से ये हमारे खट्टर साहब हैं या भाजपा की सरकार आई है, हरियाणा के युवाओं का अधिकार छीन लिया गया है और बाहरी आदमियों को यहाँ रोजगार दिए गए हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई, कोई पॉलिसी नहीं। अब दुष्यंत जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जी हम अगले महीने एक पॉलिसी बनाएंगे। अरे इस तरह की पॉलिसी तो आपने 2015 का भी, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको कि 2015 में भी इन्होंने एक हैपनिंग हरियाणा का आयोजन किया था और उसमें बोला था कि हम 5,87 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है। उस 2015 से लेके आज तक मेरे को ये बता दो कि क्या बिजनेस लेके आए हैं। मैं सारी बात छोड़ता हूँ इनके ऊपर के 2014 से लेके आज तक लोगों को, युवाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आई है? जिस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ वो स्टेट कैसे तरक्की कर सकता है? आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसानों की इतनी बुरी दशा है। आप देखिए आड़ती हैं, आड़तियों का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, उनका बिजनेस खत्म कर दिया इन्होंने। अब ये क्या कहते हैं कि हम प्राइवेट आदमियों को राइट दे रहे हैं कि वो किसानों की जो फसलें हैं खेत में खरीदेंगे। वो आड़तियों का जो बिजनेस है वो खत्म हो गया, क्योंकि उनकी वो मार्केट कमेटी, वहां जाएंगे तो मार्केट कमेटी की फीस लगेगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो कोई भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आई, इन्होंने रादर के प्राइवेट पे ज्यादा ध्यान दिया। तो मेरा शमशेर जी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इन्होंने वायदे किए थे, जिस तरह धोखे से सत्ता इन्होंने अपनाई है, मेरा तो यही है कि इनको ये जो सस्पेंशन होना चाहिए इस गवर्नमेंट का, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, चलते बनो यहाँ से। अब दुष्यंत चौटाला जी ने क्या करा? रमेश बनल जी आ रहा हूं आपके पास, एक दर्शक जुड़े, देखिए 1 मिनट और लूंगा शमशेर जी। ज्यादा दुष्यंत चौटाला 1 मिनट, सिर्फ आधा मिनट मेरे को। दुष्यंत चौटाला जी ने क्या करा कि लॉकडाउन के दौरान ये शराबबंदी थी जो इसको अलाउ कर दिया, इसको जो शराब की ओपनिंग कर दी, सारे ठेके खुल गए। वो क्यों खुले? क्योंकि इसके रिश्तेदार इन्वॉल्व थे। तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में पोंटी चड्डा के बाद, चलिए वो जवाब लेंगे हम, दीप कमल जी से जवाब लेंगे। को सबसे बड़ा शराब कारोबारी के नाम से, चले वो जवाब देंगे दीप कमल जी से, इस बात का जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े वेद प्रकाश चरखी दादरी से। वेद प्रकाश जी स्वागत है। नमस्कार वेद प्रकाश जी, कहिए। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सर बोलिए। अब तो कोरोना है, वो ये कोरोना एक बहाना है सभी इश्यूज पे। मैं इससे पहले की बात कर लूं, पिछले वित्त वर्ष की। पिछले वित्त वर्ष में 2 आंकड़े दूंगा मैं। एक परिवार ने, इस देश के एक परिवार ने 1,65,000 करोड़ रुपए उसका नेट प्रॉफिट है। दूसरा आंकड़ा 2014 में जब सरकार आई, उस समय इस देश के 10% लोगों के पास इस देश की 58% संपत्ति थी। अब 2019 के प्रारंभ में इस देश के उन 10% लोगों के पास इस देश की 73% प्रॉपर्टी आ चुकी है। इसका मतलब उन 10% लोगों की आमदनी में
धन 15% बढ़ा है, ये इंडिकेट है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी दर पिछले वर्ष शीर्ष पर थी देश की, पिछले 45 साल में। तो एक तरफ तो 10% लोगों की संपत्ति उस तरफ ट्रांसफर हो रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। ये जो चीजें हैं ये अपने आप में सब कुछ कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। उनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो केवल कुछ पूंजीपति घरानों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी पॉलिसी बना रही है। इस पर चाहे तो कभी भी, चाहे जेजेपी के भाई हूँ, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हूँ, कभी भी मुझे, मैं वेद प्रकाश हूँ, मुझे बुला सकते हैं। मैं इनको आंकड़ों के आधार पर ये बताऊं, आप चोर मौसेरे भाई हैं। चलिए वेद प्रकाश, जो आपने बात कही है ठीक है। अभी एक करंट मुद्दे पे इम्प्लॉयमेंट पर पीटीआई पर ये कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं एक कड़ी बात कहना चाहूंगा, जैसे भाई तो सारण भी उनको सपोर्ट कर रहे थे पार्टी के रूप में। जाट आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बना के उनको आरक्षण दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को, गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर चुका था जाटों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट। और उस ऑर्डर को दरकिनार करके और हरियाणा में जाटों को एक एक्ट बना के और उनको आरक्षण दे दिया दोबारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बार बार क्यों दुआई देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहाँ जाट आरक्षण के मामले में भी आपने पलटा, तो यहाँ भी आप एक्ट ला के पीटीआई को समावेश कर लीजिए। कहाँ है? तो इनका दो राष्ट्रीय तरह की पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ कॉमर्स। ये चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, सभी चोर मौसेरे भाई है। चलिए आपने एक आलोचना करेंगे, वो उनका सत्ता माना काम है। धन्यवाद। शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी और आपने सभी पार्टियों पर सवाल उठाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि एक संपत्ति को लेकर जिक्र किया, बड़ी रिसर्च के साथ वेद प्रकाश जी मंच पर आते बात करते हैं कि 58% संपत्ति थी 2014 में, अब 14-15 में अब उन लोगों के पास 73% हो गई है और ये 10% लोगों की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये अलग विषय, केंद्र का मुद्दा है। लेकिन हम स्टेट की बात कर लेते हैं। आपने कई सारे सवाल सुने दीप कमल जी, एक सवाल उसमें बड़ा है, मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए अब क्या रणनीति बनेगी? बाकी सवालों के जवाब भी आप देंगे, लेकिन जो इस वक्त इस रैंकिंग से फर्क पड़ेगा औद्योगिक नीति के ऊपर, निवेश को लेकर, रोजगार को प्रदेश में लाने के लिए, निवेशकों को लुभाने के लिए, उस पर फर्क पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। क्या तैयारियां होंगी इसको लेकर? देखिए शमशेर, मैं आपसे एक तो ये निवेदन करूंगा, जब आपके मंच पर कोई भी गलत बात कही जाए तो उसके लिए आप जरूर रोकें। एक तो अभी एक दर्शक मिसगाइड कर रहे थे वेद प्रकाश जी जगह दादरी के कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद हरियाणा की किसी सरकार ने जाटों को आरक्षण एक्ट बनाकर दिया। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जाट आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लोगों के वोट 2014 में लेने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को वो जितवा गए, लेकिन उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तब धड़ाम से गिरे और उनके जाते ही वो आरक्षण भी जाता रहा। ये धोखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लोगों के साथ किया था, जो टिका नहीं। दूसरी बात, आपसे एक दर्शक पहले जानना चाह रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज में उनकी नौकरी है और तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये एक विश्वव्यापी या देश के स्तर की समस्या है और इसका इलाज जो है वो जनसंख्या नियंत्रण और स्वरोजगार है। अगर हमारे देश की जनसंख्या कम होगी और हमारे युवा अपना रोजगार ज्यादा लेंगे तो वो लाइन में ज्यादा खड़े नजर नहीं आएंगे। अगर एक नौकरी है 20,000 रुपए की मान लीजिए और उसके लिए 20 लोग लाइन में होंगे, तो अगर कोई 10,000 में तैयार हो जाएगा तो 10,000 देगा नौकरी देने वाला आदमी, 20,000 क्यों देगा वो? लेकिन अगर उसी नौकरी के लिए एक आदमी ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा तो वो 25,000 भी देने को तैयार हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा और स्वरोजगार करना होगा, अपना रोजगार हमें तैयार करना होगा। उसके लिए सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उसके बारे में पता करेंगे तो वो उनकी हेल्प मिलेगी। तीसरा, बामल जी से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो एक इकोनॉमिक डिबेट को इकोनॉमिक ही रहने देंगे, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल बनाना ज्यादा अच्छा समझा। और अब ठीक है कि कुमारी शैलजा जी कमांड ले रही हैं और उन्होंने नए प्रवक्ताओं को मंच पर भेजना शुरू किया है, अच्छी बात है, नए विचार आ रहे हैं। लेकिन बामन जी को ये बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2004 से लेकर 2014 के बीच में अंबाला लोकसभा क्षेत्र, जो 10 के 10 साल केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा जी, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, एक भी नई चीज, एक भी नई सड़क, एक भी नई रेलवे लाइन, एक भी नया इंडस्ट्रियल एरिया,
कभी होने दिया हो तो बता दे बामल जी, क्योंकि मुझे पता है कि वो चाहेंगे कि कुमारी शैलजा जी के पक्ष का कुछ यहाँ रखें। उनकी पार्टी में तो यही चलता है, फलां उसके पक्ष का, फलां उसके पक्ष का। लेकिन वो ले आए एक भी बात जो कुमारी शैलजा जी 10 साल में केंद्रीय मंत्री होते हुए हरियाणा के लिए लेकर आई हो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनके लोकसभा क्षेत्र में होने दिया हो। दूसरी बात, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी कोई पक्ष की बात बतानी हो, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे 2010 कॉमनवेल्थ गेम से पहले पूरा होना था। 2014 अक्टूबर तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था यहाँ। क्या करके गए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का? बजट कर दिया डबल। जब यहाँ पर 2010 में बन जाना चाहिए था, जो निवेश सारा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में चला गया, वो कुंडली मानेसर पलवल के एक्सप्रेस वे के आसपास आना चाहिए था। उसे अधूरा छोड़कर चलते बने। आपने रोहतक के आसपास की 2-4 सड़कें चमकाई और बस फिर अगली टर्म पे 2009 में वोट ले लिए और 2014 में भी ऐसे जुगाड़ करने की कोशिश की। हरियाणा की सोची नहीं। एक प्रोजेक्ट जो बड़ा उनको 2010 में पूरा कर देना चाहिए था, 2017 में जाकर पूरा हुआ है, क्योंकि वो उसको ऐसे हालत में करके चले गए कि उसका इन्वेस्टमेंट डबल हो गई और सारी मिट्टी बह गई, सारा सामान चोरी हो गया, सारी बजरी जितनी पड़ी थी वो खराब हो गई। ये काली करतूत, ये कुशासन कांग्रेस पार्टी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व का था, जिसको भुगत रहा है हरियाणा। और शमशेर जी, मैं जोड़ना चाहूंगा इसकी बात, और आपके दर्शक भी जाने, 2015 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है मेरे सामने। 2014-15 की, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी छोड़कर गए हैं, 14वें नंबर पे था हरियाणा। उनके जाते ही अगले साल 6ठे नंबर पर और उससे अगले साल 3रे नंबर पर। मेरे पास बाकायदा परसेंटेज में मार्क्स भी है कि कितने हरियाणा को मार्क्स मिले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जी के आखिरी साल में 40 नंबर मिले थे 100 में से, और अगले साल 96 नंबर और उससे अगले साल 98 नंबर। मेरी स्क्रीन पर है इस वक्त, और ये आरबीआई की वेबसाइट पर है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं, rbi.org.in जी। इस पर आप रैंकिंग जाकर देख लीजिए। 2015 की रैंकिंग में 14वें नंबर पर मिलेगा हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में। 40 नंबर आए थे 100 में से, चलिए, और उनके जाते ही क्या हो गया कि 96 आ गए और फिर 98 आ गए। अब ये जो रैंकिंग फिसली है, मैं इसका भी आपको थोड़ा सा इंसाइट बताना चाहूंगा कि क्या वजह है इसकी। जो DPIIT है, जो ये रैंकिंग अब आगे तैयार करता है, उसने 2019 में 2019 के लिए एक नई गाइडलाइन स्टेट के लिए जारी की थी कि इन पैमानों को ध्यान में रखकर आप अपने यहाँ पर निवेशकों को आकर्षित कीजिए और उनके लिए अच्छा माहौल बनाइए। यानी जिन पैरामीटर्स के हिसाब से 2019 से पहले ये रैंकिंग तैयार होती थी, वो पैरामीटर्स चेंज हो गए। आप यूं मान लीजिए कि पहले सिलेबस जो है वो हरियाणा बोर्ड का था, फिर बाद में CBSE का कर दिया, या कोई भी पैमाना रख। बिल्कुल दीप कमल जी, चर्चा ये लंबी चर्चा है, इस पर हम फिर बहस करेंगे, इस मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक छोटा सा नमूना है कि दिल्ली की रैंकिंग 23 से 13वें पर आ गई एक साल के अंदर। अब क्या दिल्ली में सरकार बदल गई? क्या दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया कि 2018 से 2019 आते आते 23? चलिए, बिल्कुल दीप कमल जी, इस पे चर्चा लंबी है और ये बहुत अहम विषय भी है। इस विषय पर मैं आप दोनों को अभी रोकना भी चाहूंगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता। रमेश बामल जी, फिर चर्चा करेंगे मुद्दों पर। ये मुद्दा लगातार रहेगा अभी, जब तक इस पर कोई स्वस्थ बहस पूरी नहीं हो जाती। आज दर्शकों का मंच था ये, कल या परसों जब भी इस पर हम बैठेंगे, फिर अपना हमारा मंच होगा, तब हम बात करेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, दीपमल जी आपका भी और बामल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ये अहम विषय है कि देश में रोजगार के लिए निवेश होना बहुत जरूरी है, और जब तक बेहतर निवेश नहीं होगा तब तक बेहतर रोजगार की कल्पना हम नहीं कर सकते। हरियाणा की रैंकिंग में फर्क पड़ा है। जो पिछले बार जो रैंकिंग आई तब 3रे पायदान पर हरियाणा था, अब 13 स्थान पीछे चला गया। इससे निवेश की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा, सरकार इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, और जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं उन पे क्या निचोड़ निकलेगा, कहां कमी नजर आती है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा के युवाओं को अगर रोजगार देना है, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, तो कई सारी चीजों पर काम करना जरूरी है और इस रैंकिंग पर भी विचार करना जरूरी है। कांग्रेस का अपना तरीका है बताने का कि क्या कुछ कमियां रही, सरकार का ये पक्ष है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए पिछली बार के मुकाबले, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये लंबी चर्चा का विषय है, दर्शकों के अपने सवाल थे। और एक बार फिर हम बता दें कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में, ये आपका अपना मंच होता है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जो प्रवक्ताओं को चुभे, क्योंकि हम लगातार जो मंच उन लोगों के लेकर आते हैं वो इसलिए आपके साथ जुड़ते हैं ताकि आप स्वस्थ बातचीत करें। और अगर आप स्वस्थ बातचीत नहीं करेंगे तो उन्हें इस बात से आपत्ति होगी। आप सवाल पूछें, बेहतर सवाल पूछें, अच्छा सवाल पूछें, लेकिन कोई भी अंदरगल बात ना करें, क्योंकि अंदरगल बात करने के लिए हम ये मंच आपके लिए नहीं छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।